हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 47। गुड्डू की कमर में दर्द हो रहा था। वह बिस्तर पर आ बैठा और चाय पीने लगा। उसे शगुन पर गुस्सा आ रहा था। वह बड़बड़ाने लगा, पिंकिया ने तो कहा था कि शगुन ज्यादा दिन इस घर में नहीं टिकेगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। खुद परेशान होने के बजाय वो हमें परेशान कर रही है। हमने उसे पिंकिया के बारे में बताया, लेकिन उसने ना गुस्सा किया ना ही कुछ कहा। पिताजी से कहना होता तो अब तक उन्हें कह चुकी होती। आखिर इसके दिमाग में क्या पक रहा है, पता लगाना पड़ेगा। गुड्डू सोच में डूबा चाय पीने लगा और शगुन नीचे चली आई। रात के खाने के समय गुड्डू नीचे आया और सबके साथ बैठ गया। मिर्शाइन ने गुड्डू को देखा तो शगुन से कहा, बहुरिया गुड्डू के लिए खाना लगाई दो। जी माँ जी, कहकर शगुन गुड्डू की ओर चली आई और उसे खाना परोसने लगी। गुड्डू चुपचाप खाना खाने लगा। उसे चुप देखकर मिश्रा जी ने कहा, आज शोरूम काहे गए थे बेटा? आप ही तो कह रहे कि रिजल्ट नहीं आता तब तक शोरूम आओ। गुड्डू ने कहा, वो तो इलिए कह रहे कि हमें मालूम था तुम ई बार भी फेल होने वाले हो, पर अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है तो थोड़े दिन घर में ही रुको। मिश्रा जी ने कहा, घर में कोई काम नहीं होता है। गुड्डू ने मुंह बनाकर कहा, तो शोरूम आकर कौन सा कुछ उखाड़ लेते हो तुम? आज दोपहर भी तुम अचानक गायब हो गए। अब वो जानते हैं शोरूम के काम में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है। मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू के गले में खाना अटक गया। कहीं मिश्रा जी को गुड्डू और पिंकी के मिलने को लेकर शक न हो गया हो। उसे खांसता देखकर शगुन ने पानी का ग्लास गुड्डू की ओर बढ़ा दिया। गुड्डू ने पानी पिया, मुंह का निवाला हलक से नीचे उतारा तो मिश्रा जी ने कहा, कल से रोशनी के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी, इलिए तुम वहां जाओगे। किसी तरह की जरूरत हो तो देख लेना। ठीक है, गुड्डू ने कहा और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद गुड्डू ऊपर छत पर चला आया। देखा रोशनी भी अपनी छत पर किसी से फोन पर बातें करती हुई घूम रही है। गुड्डू को देखकर रोशनी मुस्कुराती, बदले में गुड्डू भी मुस्कुरा दिया। रोशनी फिर बातों में लग गई। गुड्डू दीवार पर आ बैठा और सामने खाली पड़े आसमान को देखने लगा। हमेशा उसके पीछे भागने वाली रोशनी को आज उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गुड्डू सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। जितना वह अपनी परेशानियों से निकलने की कोशिश करता, उतना ही उनमें उलझता जा रहा था। शगुन खाना खाकर ऊपर आई और कमरे में आई। देखा गुड्डू वहां नहीं है। शगुन ने अपना सूटकेस खोला और उसमें से कपड़े निकालकर कबर्ड में एक साइड रखने लगी। शगुन ने फैसला कर लिया था कि वह इस घर से नहीं जाएगी। उसने अपना सामान और कपड़े अंदर रखे और खाली सूटकेस को उठाकर ऊपर रखने लगी। हाइट कम होने की वजह से शगुन का हाथ वहां तक नहीं जा रहा था। फिर भी शगुन कोशिश कर रही थी कि जैसे तैसे वह सूटकेस को ऊपर रख सके। अभी वह उसे ऊपर रखने की जद्दोजहद कर ही रही थी कि गुड्डू कमरे में आया। जब शगुन पर उसकी नजर पड़ी तो वह उसके पास आया और सूटकेस लेकर बड़ी आसानी से उसे अलमारी पर रख दिया। थैंक यू, शगुन ने सहजता से कहा, लेकिन गुड्डू ने कोई जवाब नहीं दिया और बिस्तर की ओर चला गया। उसने अपना तकिया सही किया और कंबल ओढ़कर सो गया। शगुन बस उसे देखती रही और फिर दूसरा तकिया कंबल लेकर सोफे पर आकर सो गई। गुड्डू को नींद नहीं आ रही थी। वह बस जानबूझकर शगुन से बचने के लिए ऐसा कर रहा था। उसने अधखुली आंखों से देखा कि शगुन को सोफे पर सोने में काफी परेशानी हो रही थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। गुड्डू ने कंबल सर तक ओढ़ ली और सो गया। सुबह जब आंख खुली तो देखा शगुन वहां नहीं थी। गुड्डू आंखें मसलते हुए बाहर आया तो देखा कमरे के बाईं ओर बने बाथरूम के बाहर शगुन ने धोबी घाट बनाया हुआ है। साथ ही दाईं ओर लगे तारों पर गुड्डू के अनगिनत धुले हुए कपड़े सूख रहे थे। गुड्डू शगुन के पास आया और कहा, ये सब क्या कर रही हो? शगुन ने गुड्डू की ओर देखा और कहा, पत्नी धर्म निभा रहे हैं। तुम अब पागल हो का? इतने सारे कपड़े एक साथ काहे धो रही हो? लाजो से कहती हूँ धो देती, वरना धोबी के यहाँ भिजवा देते हम। गुड्डू ने कहा, आपने ही कहा था धोने के लिए। वैसे भी लाजो दी नीचे काम कर रही हैं और धोबी के यहाँ इतने कपड़े जाएंगे तो पैसे भी लगेंगे, इसलिए हमने धो दिए। शगुन ने कहा। गुड्डू को थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा, काहे? हम कुएं में कूदने को कहेंगे तो कूद जाएंगे। वजह सही रही तो कूद जाएंगे।
शगुन ने गुड्डू की ओर देखते हुए कहा। सच में पागल हो तुम, कहकर गुड्डू वहां से चला गया। शगुन फिर अपने काम में लग गई। गुड्डू नीचे आया और हाथ मुंह धोकर मिश्राइन से चाय मांगी। मिश्राइन ने लाजो को चाय चढ़ाने को कहा और खुद पूजा पाठ में लग गई। गुड्डू चाय पी ही रहा था कि तभी गोलू वहां आ पहुंचा और गुड्डू के बगल में बैठते हुए कहा, भैया आज शाम में रिजल्ट आने वाला है। गुड्डू ने जैसे ही सुना उसके मुंह से चाय का घूंट फव्वारे की तरह बाहर निकला और उसने कहा, मतलब फिर से सुताई होगी? सुताई होगी? कब फिर से फेल होने वाले हो का तुम? गोलू ने गुड्डू की अजीब नजरों से घूरते हुए कहा। अरे यार, वो पिंकिया के चक्कर में कुछ पढ़ ही नहीं पाए थे और जिस तरह से पेपर हमें लिखे हैं हमें नहीं लगता हम पास होंगे। गुड्डू ने कहा तो गोलू ने अपना सर पीट लिया और कहा, ये पिंकिया के चक्कर में ना इट्ठो दिन अपनी लंका लगवा लोगे तुम गुड्डू मिश्रा। फेल होने का मतलब है मिश्रा जी अब आगे पढ़ने नहीं देंगे तुमको। अबे हमको पढ़ना भी नहीं है, हमें तो डर है कहीं पिताजी परमानेंट हमें शोरूम में ना लगा दें। गुड्डू ने चाय खत्म करते हुए कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ भाभी कहाँ है, नजर नहीं आ रही? गोलू ने घर में नजर दौड़ाते हुए कहा, लेकिन शगुन उसे कहीं नहीं दिखी। गोलू के मुंह से भाभी सुनते ही गुड्डू चिढ़ गया और कहा, पहली बात तो ई कि उसे भाभी भाभी बुलाना बंद करो। दूसरी बात ई कि हमें नहीं पता वो कहाँ है, हम उसके पीछे नहीं घूमते हैं। भाभी को भाभी नहीं बोले तो और क्या बोले? और साला ये एकदम से तुम्हारा टोन कैसे चेंज हो गया भाभी को लेकर? हमको काहे लग रहा है कुछ जो गड़बड़ किए हो तुम। गोलू ने शक भरी निगाहों से गुड्डू को देखते हुए कहा। हम क्या गड़बड़ करेंगे, और इतनी ही परवाह है ना उनकी तो जाकर खुद ही जाकर पूछ लो। गुड्डू ने मुंह बनाते हुए कहा। गोलू उठा और कहा, हाँ तो पूछ लेंगे हम, हमें कौन सा किसी से परमिशन लेनी है। गोलू तो गया नहीं, इसलिए गुड्डू ही उठकर वहां से चला गया और आकर अपनी बाइक साफ करने लगा। गोलू ऊपर आया, देखा शगुन कपड़े निचोड़कर सुखा रही है। तार पर सूखे कपड़े देखकर गोलू का सर चकराने लगा। वह शगुन के पास आया और कहा, अरे भाभी ये सब क्या कर रही हैं आप? अभी आपके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है और आप हैं कि इतने सारे कपड़े धोए रही हैं। घर का काम करने में कैसे शर्म गोलू जी, वैसे भी सब कपड़े गंदे थे और इतने सारे कपड़े धोबी को देते तो खर्चा होता, इसलिए मैंने धो दिए। शगुन ने धीरे से कहा। हाँ पर मशीन से धो लेने चाहिए थे, और गुड्डू भैया ने भी आपको नहीं रोका, गधे कहीं के। गोलू बड़बड़ाया तो शगुन ने कहा, मेरे घर में मशीन नहीं थी, वहां हाथ से ही कपड़े धोने की आदत थी मुझे। अरे भाभी हमें बुरा लग रहा है आपको देखकर, रुको अभी चाची से कहते हैं जाकर। गोलू ने जैसे ही जाना चाहा, शगुन ने कहा, गोलू भैया रुकिए। गोलू रुक गया तो शगुन उसके पास आई और कहने लगी, आप नीचे जाकर माँ जी से कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं अपनी खुशी से ये सब काम कर रही हूँ, और फिर ये मेरा घर है, यहाँ काम करना तो मेरा फर्ज है ना। माँ जी को पता चला ये सब कपड़े गुड्डू जी के हैं तो हो सकता है वो उन्हें भी डांटते इतने कपड़े धुलवाने के लिए। शगुन की बात सुनकर गोलू को उसके चेहरे पर मासूमियत नजर आने लगी। वह मुस्कुराया और कहा, अच्छा ठीक है, हम किसी से नहीं कहेंगे। तो आज शाम आप आ रही हैं ना? कहाँ? शगुन ने पूछा। अरे सामने अपनी रोशनी के घर, आज उसकी हल्दी है ना, तो हम और गुड्डू भैया दिन भर उधर ही काम करने वाले हैं। गोलू ने कहा, ठीक है। शगुन ने कहा तो गोलू से आने का बोलकर वापस नीचे चला आया। गुड्डू अपनी बाइक को साफ कर रहा था। गोलू ने उसके पास आकर कहा, इसे बाद में चमका लेना, पहले रोशनी के घर चलो, जो बड़े बड़े लेक्चरबाजी दिए हो ना उसे पूरा भी कर दो। गुड्डू उठा और कहा, चलो। गोलू और गुड्डू दोनों रोशनी के घर चले आए। सबसे पहले दोनों ने घर में रोशनी वाली लड़ियां और फूल मालाएं लगाई। ऊपर छत पर टेंट बंधवाया, हल्दी के फंक्शन की सारी व्यवस्था जमाई। छत पर घूमते हुए गुड्डू की नजर अपनी छत पर सूख रहे अपने ही कपड़ों पर चली गई। शगुन की मेहनत उसे साफ दिखाई दे रही थी। गुड्डू को खोया हुआ देखकर गोलू ने कहा, अरे भैया चलो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दोपहर तक गुड्डू और गोलू गधों की तरह काम में लगे रहे और सारी तैयारियां खत्म होने के बाद गोलू अपने घर चला गया और गुड्डू अपने घर चला आया। गुड्डू जब ऊपर जाने लगा तो आंगन में बैठी मिश्राइन ने कहा, ए गुड्डू जरा यहाँ आओ। गुड्डू उनकी ओर आया और कहा, क्या बात है? मिश्राइन ने शोरूम से कुछ साड़ियां मंगवाई थी,
उन्हीं में से 2 साड़ी उठाकर गुड्डू के सामने करते हुए कहा, जे बता इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी है, जे लाल वाली जे पीली वाली? कोई भी ले हो, दोनों अच्छी है और हमें काहे पूछ रही हैं आप? हमसे थोड़ी पहननी है। गुड्डू ने कहा, तुम्हें नहीं पहननी है, लेकिन जे तुम्हारी दुल्हन के लिए है, शाम में रोशनी की हल्दी में पहनने के लिए पूछ रहे हैं, बताओ कौन सी अच्छी है? मिश्राई ने पास बैठी शगुन की ओर देखकर कहा, इन्हीं से पूछ लो, हम क्या बताएं? छोड़ो शगुन, ये तो बॉडम है, तुम ही बताओ कौन सी अच्छी है? शगुन ने कहा, जो आपको ठीक लगे। इट्ठो काम करो बनवारी जी, दोनों साड़ियां ही बहू के लिए रहने दो। मिश्राइन ने कहा तो शगुन ने देखा साड़ी पर 5200 रुपए का टैग लगा है, तो उसने कहा, लेकिन माँ जी ये तो बहुत महंगी है। शगुन की बात सुनकर मिश्राइन हंसने लगी और कहा, अरे शगुन, अपने ही शोरूम से आई है तो का सस्ती और का महंगी, तुम वो रखो। बनवारी बाकी की साड़ियां लेकर वहां से चला गया। गुड्डू भी जाने लगा तो मिश्राइन ने कहा, गुड्डू तुम ऊपर कमरा में जा रहे हो तो ये साड़ी भी ले जाओ। गुड्डू बेमन से दोनों साड़ियां लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। चलते चलते गुड्डू ने साड़ी के प्राइस टैग को देखा और बड़बड़ाया, का किस्मत है तुम्हारी शगुन गुप्ता, मतलब हम 1000 का शर्ट खरीदें तो पिताजी 100 बातें सुनाएंगे और तुम्हारे लिए इतनी महंगी साड़ी। गुड्डू ने साड़ी लाकर सोफे पर रख दी और खुद नहाने चला गया। नहाकर उसने लाइट कलर की पैंट और नेवी ब्लू रंग का शर्ट पहना और नीचे चला आया। गुड्डू बहुत अच्छा लग रहा था। शादी में क्लीन शेव की हुई दाढ़ी अब वापस आने लगी थी। गुड्डू ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। शाम में रोशनी के घर हल्दी की रस्म शुरू हुई। सभी रोशनी को हल्दी लगा रहे थे। वेदी तो शाम से ही उसके साथ थी। गुड्डू और गोलू भी सजे धजे वहां चले आए और फंक्शन देखते हुए चाय गटकने लगे। शगुन को ससुराल में अभी 3 दिन ही हुए थे और यहाँ वह किसी को जानती भी नहीं थी, लेकिन मिश्राइन के कहने पर उसने रोशनी की हल्दी में वो पीले रंग की साड़ी पहनी और रोशनी के घर चली आई। शगुन को देखकर वेदी उसके पास आई और हर कोई गुड्डू की बहू वाइफ की तारीफ कर रहा था और शगुन बस मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते कर रही थी। वेदी शगुन को अपने साथ आगे ले गई और रोशनी को हल्दी लगाने को कहा। शगुन को वहां देखकर रोशनी बहुत खुश हुई और हल्दी लगाने का इशारा किया। शगुन ने अपने हाथों से जरा जरा सी हल्दी लेकर रोशनी के गालों पर लगा दी। कुछ ही दूर खड़े गुड्डू की नजर शगुन पर पड़ी तो वह पलट गया और गोलू से कहा, गोलू चल चलते हैं। काहे, अभी तो फंक्शन शुरू हुआ है। गोलू ने कहा, अबे मनोहर की भी तो हल्दी है ना आज, वहां नहीं जाना। गुड्डू ने झूठ कह दिया, जबकि मनोहर की हल्दी सुबह ही हो चुकी थी। पर हमारे गोलू जी तो ठहरे भोंदूराम। गुड्डू की बातों में आ गए और चल पड़े। जैसे ही दोनों नीचे आए, सामने ही रोशनी के पापा मिल गए और गुड्डू से कहा, अरे गुड्डू, वो सिलेंडर लाना तो भूल गई तुम। तो गोलू ने चौंकते हुए कहा, तो का लेकर आओ, शाम को खाना कैसे बनेगा, और पूरे 11 सिलेंडर है, गिन कर लाना। रोशनी के पापा ने गोलू से कहा, चचा गैस एजेंसी खोल रहे हो का, मतलब इतने सिलेंडर क्या करोगे? गोलू ने कहा, अरे यार तुमको लाने से मतलब है, सवाल काहे कर रहे हो, और हाँ उन्हें ऊपर रखना है, किसी की नजर ना पड़े। कहकर रोशनी के पापा चले गए। और लो उड़ता तीर, क्या जरूरत है रोशनी की शादी का काम करने के लिए हाँ बोलने की? गोलू ने कहा, गोलू मोहल्ले की लड़की ना बहन जैसी होती है, अब चलो। कहते हुए गुड्डू गोलू को लेकर घर से बाहर आ गया। पहले दोनों गैस एजेंसी से सिलेंडर लेकर आए, उसके बाद एक एक करके ऊपर ले जाकर रखने लगे। एक सिलेंडर रखने में ही दोनों को पसीने आ गए। गोलू की नजर खाने पर पड़ी तो वह उधर निकल गया। बेचारा गुड्डू फंस गया, लेकिन क्या करता, उड़ता तीर मेरा मतलब जवान दी थी, इसलिए करना पड़ा। गुड्डू अकेले ही सिलेंडर उठा उठाकर सीढ़ियों से छत पर ले जाने लगा। पसीने से उसकी शर्ट भीगने लगी थी और माथे से भी पसीना टपक रहा था। शगुन की नजर गुड्डू पर गई तो वह गुड्डू के पीछे चली आई। पहली बार वह गुड्डू को मेहनत करते देख रही थी। सज संवर कर ठाट बाट से रहने वाला गुड्डू सिलेंडर उठाकर रख रहा था। आखिरी सिलेंडर रखकर गुड्डू जैसे ही नीचे आया, शगुन उसके सामने आ गई। गुड्डू रुक गया। शगुन ने देखा गुड्डू के माथे पर पसीना झलक आया है। शर्ट भी पसीने से जगह जगह से गीली हो चुकी है।
गुड्डू के गंदे हाथ देखकर शगुन ने अपनी साड़ी का पल्लू लिया और गुड्डू के माथे पर आया पसीना पोंछ दिया। दोनों खामोश थे। गुड्डू बस खामोशी से शगुन को देखे जा रहा था। ये वही 5200 वाली साड़ी थी जिसे मिश्राइन ने शगुन के लिए पसंद किया था। सहसा ही गुड्डू को पिंकी की याद आ गई जब उसने कहा था, क्या कर रहे हो गुड्डू, पूरे 1200 का दुपट्टा है, इसे खराब मत करो, अपना चश्मा कहीं और जाकर साफ करना। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 47। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे और हमारे प्यारे गुड्डू मिश्रा के साथ। देखो यार, प्यारा तो वो है, हाँ ये बात अलग है कि उसकी जिंदगी में चरस बहुत ज्यादा है। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।